नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम फॉरम मितेश ठक्कर है और मैं मोदी केयर इंडिया से हूँ। दोस्तों, लास्ट 9 ईयर से मैं मोदी केयर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मोदी केयर में ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में और आज हम एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलाने वाले हैं जो हमें वुमेन्स हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं, राइट। और एज ए वुमन मैं भी ये चाहती हूँ कि सारी वुमेन्स के अंदर अपने हेल्थ के लिए काफी सारी अवेयरनेस आए। तो हम वो टॉक शो शुरू करें, हम न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाए। उससे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, 9 ईयर्स पहले मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तब मुझे पता नहीं था इसकी ताकत। शुरुआत में जब मेरे हस्बैंड ये बिजनेस को लेके आए थे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नॉर्मली मुझे चिढ़ थी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों, लेकिन मेरे घर में जब इसकी प्रोडक्ट्स आई, क्योंकि मुझे मितेश जी ने ये बताया कि इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे ये बिजनेस करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और हम हमारा करियर यहाँ पे बना सकते हैं और हमारे जितने भी सपने हो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा पुराना माइंडसेट था उस हिसाब से मुझे नहीं लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है ऐसा कुछ भी। लेकिन जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए, जब कंपनी के बारे में जाना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जाना, तो काफी सारे मिथ्स मेरे दिमाग में थे, वो सारे चले गए। और वो कहते हैं ना कि जब माइंडसेट आपका होता है और सही माइंडसेट से जब आप शुरुआत करते हो तो आपकी प्रगति जो होती है वो फिक्स हो ही जाती है कि आप जो पाना चाहते हो वो पा ही लेते हो, बस यहाँ से आपको तय करना होता है। तो 9 साल पहले हमने भी तय किया दोस्तों। जब मोदी केयर ज्वाइन किया था ना तो मेरी जो जर्नी थी वो इतनी सही नहीं थी। सिंपल सी हाउस वाइफ थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी घर में बैठे बैठे भी कि कुछ मैं कमा लूँ इस हिसाब से। लेकिन कहीं पे भी मैं सेट नहीं हो पा रही थी। और जब मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आई और मैंने करने का ठान लिया कि भाई मुझे करना है, तो शुरुआत में स्ट्रगल काफी हुई क्योंकि सूरत में, हाँ मैं सूरत से हूँ और सूरत में कोई भी डीपी वगैरह नहीं थी, वहाँ पे कोई सेमिनार्स वगैरह नहीं होते थे, प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे से नहीं मिलते थे। तो काफ़ी स्ट्रगल रही क्योंकि मुझे मेरे 7 साल के बेटे के साथ ये बिजनेस को रन करना था। घर पे और भी सारे मेंबर्स थे, तो सबको भी मुझे हैंडल करना था। तो काफ़ी सारी दिक्कतों के साथ ये बिजनेस को शुरू किया था। और जो मेरा पहला चेक आया था ना दोस्तों, वो 1380 का आया था। 1380 के चेक से मैंने शुरू किया था और जो हाईएस्ट चेक मोदी केयर से पाया है वो 11 लाख का। अब तक तकरीबन हम लोगों ने 8 करोड़ मोदी केयर से कमा चुके हैं। और यही बिजनेस से दोस्तों हमने 6 कार ली है। सिर्फ 6 कार यानी कि नॉर्मल कार नहीं, उसमें प्रीमियम कार्स भी ऐड है, हमने मर्सिडीज बेंज भी ली है। और साथ में यही बिजनेस से दोस्तों हमने 4.5 करोड़ का बहुत ही बढ़िया घर बनाया है। और यही बिजनेस से हमने 9 फॉरेन टूर अचीव की है, जो अच्छी अच्छी जगह पे फॉरेन में हम जाके आए हैं, जिसमें लंदन भी है, मॉस्को है, दुबई है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, अलग अलग जगह पे दुबई पे हम जाके आए। तो दोस्तों ये है मोदी केयर। एज ए लेडीज मैं ये कहूंगी कि ये जो बिजनेस है वो एक लेडी के लिए करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक लेडीज को सबसे पहली जो उसकी प्रायोरिटी होती है वो उसका घर होता है, कि उसका घर संभालना होता है, उसको बच्चे को संभालना होता है, सासू ससुर को संभालना होता है, फिर अपने हस्बैंड को संभालना होता है, सारे रिलेटिव्स को भी देखना होता है, बाहर भी सोशल वर्क्स में भी उनको जाना होता है। तो उसके साथ उसको अपने लिए भी कुछ ऐसा होता है कि भी मुझे भी कुछ करना है। तो पार्ट टाइम आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और ये बिजनेस में सिर्फ कमाई नहीं होती, और भी काफी सारी चीजें होती है। वो कहते हैं ना कि एक ग्रूमिंग, हमें यहाँ पे एक काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। तो यही ये बिजनेस है। सो दोस्तों, हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी वुमेन्स वीक चल रहा है, तो हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एज ए वुमन मुझे भी ऐसा लगता है कि काफी सारी वुमेन्स के अंदर ये सारी अवेयरनेस आए। तो हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए हैं वो दिल्ली में रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है, अंशु प्रिया भटनागर जी उनका नाम है। और वो लगभग 22 साल से
न्यूट्रिशनिस्ट का ये जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काफ़ी सारे लोगों को सलाह देते हैं कि उनको किस हिसाब से खाना चाहिए, कौन-सा खाना नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रही है। और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है क्योंकि उनके पास इतना कुछ टाइम नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए मोदी केयर के लिए स्पेशली उन्होंने टाइम निकाला है और वो भी बिलीव करती है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। उनको भी बहुत पसंद है कि इससे लेडीज़ बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी अंशु प्रिया भटनागर मैम को। वेलकम मैम, थैंक यू सो नमस्ते। मच। थैंक यू नमस्ते सो मैम। मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू। मैम आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम ये चाहते हैं कि आप हम लेडीज को स्पेशली वुमेन्स डे वीक भी चल रहा है, वुमेन्स वीक भी चल रहा है, तो आप हमें ये बताइए कि हम लेडीज को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लेडीज में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और लेडीज जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि अपने बारे में कभी भी बात नहीं करती है, अपनी हेल्थ के बारे में स्पेशली। नॉर्मली काफी सारी बातें कर लेती है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है ना, तो हमेशा इतनी खुल खुल के वो बात नहीं करती है। और जब खाना खाने भी बैठती है ना, तो वो कहते हैं ना कि सब खाना खा लेते बाद में वो खाती है, तो हमेशा उसका जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो कम ही रहता है ना मैम। तो जी मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगी कि हमें ना एनीमिया बहुत अभी बढ़ रहा है लेडीज के अंदर। तो हम थोड़ा उसके बारे में ही आपके साथ थोड़ी डिस्कस में करना चाहूंगी कि लेडीज के अंदर जो ये प्रॉब्लम आता है, एनीमिक होती है लेडी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा आप बताइए कि ये जो एनीमिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर हम हमें बताइए मैम। जी। अनीमिया एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम होती है। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब इन जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जनरली हमारे शरीर में 90 से 120 दिन के लाइफ टाइम, मतलब लाइफ स्पैन में रहते हैं। अब जैसे जैसे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है पुराने होते चले जाते हैं, दे आर बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब ये बनते कैसे हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन करके, जो हमारी किडनीज बनाती हैं। अब यही जो किडनीज है वो फर्दर सिग्नल करती हैं बोन मैरो को कि आप फर्दर रेड ब्लड सेल्स को बनाइए, प्रोड्यूस करिए। जो बोन मैरो होता है वो हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी में आयरन मॉलिक्यूल होता है उससे अटैच हो जाता है और फिर ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पकड़ के, कैरी करके, पकड़ के वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है वैसे वैसे ये हमारे ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब यही जो ऑक्सीजन है तो ये सारे बॉडी के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, स्किन, इन सब की तरफ पहुंचता है। और जैसे जैसे हम इसको यूटिलाइज करते चले जाते हैं हमारे शरीर में काफ़ी ताकत, काफ़ी एनर्जी और हम काफ़ी हेल्दी फील करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये अनीमिया के केस में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से जो अनीमिया है ये हम लोगों को हो जाता है, या ये कंडीशन एक ऐसी है जिसमें ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर में होती हैं। ओके मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। एनीमिया के बारे में इतना डेफ्टली आपने जो बताया, मैं फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से आपसे सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये इस हिसाब से भी होता है। हमारी भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है और उसमें यानी कि जो एक वो कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन, उसका इतना सारा रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैम बताया, थैंक यू सो मच मैम। सो ये जो आपने बताया जो हीमोग्लोबिन, वो उसका लेवल क्या होना चाहिए हमारी बॉडी में, मेल और फीमेल जो होती है उसमें उसका जी। कितना लेवल होना चाहिए नॉर्मली? नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ हैं वो जेंडर वाइज और एज वाइज काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि अडल्ट मेल्स की बात करें जैसे, तो उसमें 13.5 टू 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर की वैल्यू होती है। फीमेल्स जैसे हम लोग हैं अडल्ट फीमेल्स,
तो उसकी हम लोग की वैल्यू है 12 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। वैसे ही बच्चों में डिफरेंस होता है। अब जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं तो उनका जो वैल्यू होती है वो 14 to 24 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। फिर वो ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो वैसे वैसे उनकी जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है उस तरह से घटती चली जाती है। बच्चे हैं जैसे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे, उनकी भी जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है, जैसे 11 ग्राम्स डेसीलीटर से 16 ग्राम्स डेसीलीटर। तो उस तरह से जेंडर एज वाइज काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेवल्स डिफर करते हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में कितना लेवल पे है, तो ये बार बार हमें चेक भी कराना बहुत हाँ जरूरी है। जी, प्रिवेंटिव चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट है या हीमोग्लोबिन का काउंट है वो कैसा है, और अगर कम है तो हमें क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए, क्या किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। यस मैम, नॉर्मली काफी सारी जगह पे मैंने देखा है कि लेडीज अपने वो मैंने सुना है कि भी कुछ एज के बाद 30 या 40 एज के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे अपने हेल्थ चेकअप कराने चाहिए, लेकिन वो अवेयरनेस अभी नहीं है काफी सारी जगहों पे, खास करके छोटे छोटे गांवों में नहीं है, या जो छोटे छोटे शहर है वहां पे भी नहीं है। तो जी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनेमिक है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैम? देखिए बहुत कुछ सिम्टम्स, बहुत जो कॉमन सिम्टम्स जो देखे गए हैं अनीमिया के केस में वो है थकान, क्योंकि आपको ऑक्सीजन, आपका जो शरीर है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, रेड ब्लड सेल का काउंट कम है। तो क्या है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे काम कम नहीं हो रहे हैं, काम उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं और उसी रेट पे चल रहे हैं, तो थकान बहुत होने लगती है। उसी के चलते थकान के साथ साथ वीकनेस बहुत होने लगती है। फिर इवेंचुअली हमारे जो ब्रेथनेस, जो ब्रेथ है, जो सांस है वो उखड़ उखड़ के आती है, हमें लगता है कि सांस उखड़ रही है या सांस फूल रही है जिसे हम कहते हैं। स्किन का डिस्कलरेशन होना, यानी पेल, ऐसा लगता है कि स्किन हमारी येलोइश होती चली जा रही है। चक्कर आना जिसे हम लाइट हेडेडनेस कहते हैं। चेस्ट पेन, हाथ और पैर, हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं। ब्रेन को हमें हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो फ्रीक्वेंट हेडेक्स होने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे वेरी कॉमन सिम्टम्स हैं जो अनीमिया के केस में देखने को मिलते हैं। यस, ये मैंने देखा है काफी सारी लेडीज को, जब मैंने मीटिंग करती हूँ तो उन लोगों का नॉर्मली ये होता है कि भाई पहले जिस हिसाब से मैं काम करती थी उस हिसाब से अभी नहीं कर रही हूँ, थकावट ज्यादा हो रही है। तो नॉर्मली ये वाला, और दूसरा ब्रीदिंग का, कि जब हाँ। वो चलते हैं तो वो बस वो इश्यू आते हैं उनको। ये नॉर्मली मैंने काफी जगह पे देखा ही है कि ऐसा होता ही होता है। और उसको वो ये कहते हैं कि भाई अभी एज हो रही है तो ऐसा तो होता ही है। हाँ। नॉर्मली उसको वो निग्लेक्ट करता है हाँ। कि भाई ऐसा तो होता है, एज हो रही है तो अभी तो थकावट होगी, उम्र हो रही है। तो हाँ। जी, ये मैंने देखा बहुत ही है। कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर लेते हैं कि ये तो एज रिलेटेड इशू है, विच इज़ हाँ नॉट अपेरेंटली। हाँ हाँ, ये तो सही बात है। सो मैम, ये जो है, ये हमें एनीमिया जो होता है उसके कॉजेज क्या है, हमें क्यों होता है ये? देखिए कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनीमिया होता है, जैसे इन्फेक्शंस हैं, जैसे मलेरिया है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी है, या शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन है, या क्रॉनिक डिजीजेस हैं, यानी कि क्रॉनिक का मतलब कि बहुत भयंकर डिजीजेस, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें आपकी बॉडी में शिफ्टिंग पेन होता है, आपके जो जॉइंट्स हैं, कभी शोल्डर में पेन होगा वो शिफ्ट होके एल्बोज में चला जाएगा। तो मेरे सारे एल्बो, सारे जॉइंट्स में पेन होता है जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। या अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कि अल्सर्स होना शरीर में, स्टमक में अल्सर होना, या गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या जैसे हेवी मेंस्ट्रुएशन जैसे हो गया, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन है, या इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजह से होता है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जितना हम कुपोषण होते हैं, चाहे हमारी डाइट में, हमारे खान पान में, हमारा खाना अच्छा नहीं है, पोषण की कमी है, तब होता है। या हम खाना तो ठीक खा रहे हैं लेकिन हमारा शरीर में पोषण नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की कमी है, तो इस वजह से भी अनीमिया होता है। अब जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिसकी वजह से अनीमिया होता है, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, वो है फोलेट, जिसे B9 भी कहते हैं, फॉलिक एसिड भी कहते हैं। आयरन, बहुत आपने कॉमनली सुना होगा मिनरल के बारे में। B12 को कोबालामिन उसका नाम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, सॉरी विटामिन है,
जो हमारे हेल्दी नर्व सेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो आपने एक सुना होगा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, इसकी प्रोडक्शन में भी B12 बहुत हेल्प करता है। अपेरेंटली B12 और फोलेट यानी फॉलिक एसिड ये टीम वर्क करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और प्लस ये अगर हमारी बॉडी में अगर B12 की मात्रा कम होती है तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन इवेंचुअली कम हो जाता है, वो ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। अब B12 जो है हमें अपनी डाइट से मिल सकता है, एनिमल मीट जो हम मीट खाते हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, पनीर या एग्स, इनसे हमें B12 मिलता है। दूसरा होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब क्या होता है, जो फॉलिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड और जो B12 है, ये दोनों विटामिन ये एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हैं और फिर जाके हमारे जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोड्यूस करते हैं। फॉलिक एसिड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है टिल अडल्टहुड, जब तक वो अपनी हाइट, ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी कर लेता है, तब तक सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये क्विक, जो ये रैपिड प्रोसेस है सेल मल्टीप्लिकेशन का, इसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत देखा गया है कि ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज, क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स का ब्लड वॉल्यूम वो बढ़ जाता है। जब वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो डिमांड है, जो नीड है आपके न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली आयरन की, विटामिन्स की, वो बढ़ जाती है, जिससे कि वो फर्दर मोर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें। लेकिन अगर हमारी डाइट में कमी है, अगर हम प्रॉपरली हम सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं, डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट वेमेन के केस में इस डेफिशिएंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें फीटस में ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट, यानी वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाता है फीटस, ना ब्रेन डेवलप होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो पाता है। अब जो फॉलिक एसिड है अपनी डाइट से आप ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे संतरा, मौसमी, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनसे आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। बीन्स हैं जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, या लोबिया हो गया, होल ग्रेन्स हैं, ये कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं फॉलिक एसिड के, जो आप अपनी डाइट से ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक हमारे बॉडी में मायोग्लोबिन करके एक प्रोटीन होता है, आयरन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसकी मदद से हमारी मसल्स और हार्ट को ऑक्सीजन मिलता है। और आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड फंक्शनिंग में। तो अगर आयरन के लेवल्स हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में कम होंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो कैरी करने का ये जो एक माध्यम है वो भी कम हो जाएगा। अब आयरन डेफिशिएंसी भी दो तरीके से होती है, एक तो डाइटरी जैसे अभी हमने बात करी, दूसरा होता है कि कुछ ऐसे डाइजेस्टिव कंडीशंस हमारे हो जाते हैं पुअर, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है, या कुछ दवाइयाँ हमने ऐसी खाई हैं जिसकी वजह से हमारी जो गट लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, दस इट लीड्स टू द पुअर एब्जॉर्प्शन। चौथा ये है कि ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस चाहे किस वजह से ही क्यों ना हो, चाहे वो वेमेन में हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो, या प्रोलॉन्ग नंबर ऑफ डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लड को डोनेट कर रहे हैं तब ब्लड लॉस होने लगता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ब्लड लॉस होगा तो ऑब्वियसली आयरन लेवल्स कम हो जाएंगे, करेक्ट। अब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिससे ब्लड निकल रहा है, अब जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट रहनी चाहिए। जब ब्लड लॉस होता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी जो ब्लड है वो निकल के हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो बॉडी है टिश्यू से वाटर को ड्रॉ करके ब्लड वेसल्स में लेके आती है, जिससे कि ब्लड वेसल का जो शेप और साइज़ है वो इंटैक्ट रहे। बट अनफॉर्चुनेटली यही जो एडिशनल वाटर हमारी ब्लड सेल्स में है, वेसल्स में है सॉरी, ये डाइल्यूट कर देती है ब्लड को, दस इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। अब जैसे चोट लगी, या हम किसी प्रोसीजर में हम गए, जैसे क्योंकि ब्लड लॉस जो है वो भी दो तरीके से होता है, या तो एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा।
एक्यूट ब्लड लॉस जो होता है वो काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, जैसे कि सर्जरी हो गई तो भी कंट्रोल्ड है कि हमने पैचअप करा, हमने बैंडेज करी, उसके बाद ओवरकम कर लिया इशू को। चाइल्ड बर्थ के टाइम थोड़ा ब्लड लॉस होता है, या ट्रॉमा यानी चोट की वजह से जो ट्रॉमा हुआ तो बैंडेज करा हमने, उसको रिकवर करने में अपना टाइम पूरा लगाया। क्रॉनिक ब्लड लॉस वो होता है जब हमारी बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, या स्टमक अल्सर्स की वजह से हो, या हेमोरॉइड्स की वजह से हो। तो ये ब्लड लॉस की वजह से भी बहुत ज़्यादा अनीमिया के रिस्क फैक्टर हम रिस्क कैटेगरी में हम आ सकते हैं। एक होता है वन ऑफ द अदर काइंड इज मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें हमारी बॉडी में हाइपोविटामिनोसिस हो जाता है, स्पेशली B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी, वो भी दोनों एक साथ, तो तब हमें अनीमिया हो जाता है। सेकेंडली इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से अनीमिया हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि बॉडी में कुछ ऐसा ट्रिगर हो गया जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स स्पेशली, इन पे अटैक होना शुरू हो जाता है। अब जैसे हीमोलिटिक अनीमिया है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स को बहुत फास्टर रेट पे डैमेज करने लगती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस। मतलब इतना फास्ट होता है कि इतना हमारे फ्रेश और न्यू हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते हैं कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाएँ। और ये जो कंडीशन है वो कई वेराइटी ऑफ कंडीशंस की वजह से ट्रिगर होती है, जैसे इन्फेक्शंस हो, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल इशू इन्फेक्शंस हो, या कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या कोई इनहेरिटेड कंडीशन हो विच ट्रिगर्स दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से फीवर भी हमें हो सकता है, फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन्स यानी कि पेट में दर्द होना, वीकनेस और डिजीनेस तो है ही पार्ट ऑफ, इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। तो ये इश्यूज होते हैं। एक है इडियोपैथिक एप्लास्टिक अनीमिया। ये एक ऐसा अनीमिया है जिसमें बोन मैरो अपने आप ही स्टॉप कर देता है न्यू ब्लड सेल्स को बनाना, इसमें बनते ही नहीं हैं। अब ए प्लास्टिक अनीमिया में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बोन मैरो, जो हड्डी के बीच में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बोन मैरो या तो वो खाली होते हैं जिसको हम ए प्लास्टिक कहते हैं, या फ्यू ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम हाइपोप्लास्टिक कहते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान है वो काफ़ी थका हुआ रहता है, काफ़ी इन्फेक्शंस होने लगते हैं, काफ़ी प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन से, या अनकंट्रोल ब्लीडिंग होने लगती है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं, जैसे मैंने अभी बात करी, स्किन रैशेज होने लगते हैं, अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग, कि आपको चोट कब लगी आपको पता ही नहीं चलेगा, कब आप उसमें से खून निकलने लगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होने लगी, वो भी आपको पता नहीं चलता है। दिस ऑल अनएक्सप्लेन्ड। वन अदर काइंड इज पेरिनीशियस अनीमिया। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक ऐसे एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है रादर, जो हमारे स्टमक की जो म्यूकोजल लाइन है उसके सेल्स को डैमेज करने लगता है, अटैक करता है। तो जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब B12, वो एफिशिएंसी, वो एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब ये जो वीकेंड स्टमक लाइनिंग है इसको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें, हमारी बॉडी को अनीमिया हो जाता है। लास्टली इज जेनेटिक इश्यूज, जैसे सिकल सेल अनीमिया, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे सिकल शेप के हो जाते हैं, जो सी शेप के होते हैं, जिससे नॉर्मली जो माली लोग होते हैं वो घास काटते हैं, वो उस शेप के हो जाते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलसीमिया, ये एक अगेन ये इट्स एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें हमारी बॉडी में कम हीमोग्लोबिन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। इसका हीमोग्लोबिन का जो रेंज होता है वो 7 ग्राम्स पर डेसीलीटर टू 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें हमें अनीमिया हो जाता है। मैम थैंक यू सो मच, आपने बताया कितने सारे फैक्टर्स हैं। मुझे तो पहले ऐसा ही लगता था कि सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है, और या तो फिर हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से नॉर्मली होता है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन। लेकिन आज काफी सारा नॉलेज आपके पास से मिला कि कितने सारे वजह हो सकती है, और कितनी छोटी छोटी होती है हमको पता भी नहीं होता हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये तो बात सही है कि ये
जो है हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है या आरबीसी कितना है वो चेक कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जान सके कि अभी हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। जी और बिल्कुल। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि B12 की कमी तो नॉर्मली होती है, कि जिसकी हम्म। वजह से आरबीसी कम हो जाता है, तो वो नॉर्मली हर एक के अंदर मैंने देखा है। और जी। उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये भी देखा है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको अ, शुरुआत से ही हम्म। फॉलिक एसिड दी जाती है, तो जी। इसके पीछे का रीजन भी आपने बहुत अच्छे से तरीके से बताया कि क्यों ये देते हैं। हम्म। थैंक यू सो मच मैम। सो नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूंगी, हाउ लाइकली आर यू गेट टू एनेमिया? अनीमिया जो है आपको पता ही है कि कितना मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है हमारे लिए। चाहे बच्चे हों, नॉन प्रेग्नेंट वेमेन या प्रेग्नेंट वेमेन, कितने ज़्यादा परसेंटेज में लोग एनेमिक होते हैं। बेसिकली हम सभी काफ़ी प्रोन है, जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए, डाइट रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, हम सभी बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। तो जो हमारे बस में है, चलिए बीमारी की वजह से जो हुआ, जो डैमेज या जो जिसकी वजह से जो ट्रिगर हुआ सो हुआ, बट डाइट के थ्रू हम बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने अनीमिया से हम अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, या हम मुक्त तो अगर नहीं है तो ओवरकम तो कर ही सकते हैं, बेनिफिट्स हम पा सकते हैं। और मेजरली हम विमेन को तो बहुत ज़्यादा हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि द टाइम टीनेज से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है टिल द टाइम द मे वी अचीव मेनोपॉज, तब तक हमें अपना, बहुत हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनीमिया हो जाएगा फिर उसके बाद फर्दर फिर रिperकशंस, फिर उसके सिम्टम्स, फिर और प्रॉब्लम्स। तो इज़ ऑलवेज गुड टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ आवर सेल्व्स। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ ओल्ड एज में, ओल्ड एज में हमारी डाइटरी हैबिट्स वैसे ही, सॉरी, हमारी डाइट जो है काफ़ी पुअर हो जाती है, हमारे वेरियस हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, हमारे हेल्थ चैलेंजेस की वजह से हमारी एपेटाइट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एल्डरली लोगों को हम इतना बता सकें कि जो डाइट है और जो सप्लीमेंट्स हैं इनको हम तरीके से खा सकें, जिससे कि हम अनीमिया को अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने हीमोग्लोबिन काउंट और रेड ब्लड सेल काउंट को हम मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वेरी प्रोन टू गेट अनीमिया एट वेन एवर, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी हमारा लाइफस्टाइल हो, बहुत कॉमनली और बहुत आराम से और वेरी लाइकली वी कुड गेट। जैसे मैम आपने बताया उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि मुझे जैसे अभी एनीमिक मैं नहीं हूँ, राइट, लेकिन मुझे क्या प्रिवेंट करना पड़ेगा एनीमिया से, कि क्या अभी मैं करूँ ताकि मुझे एनीमिया ना हो? देखिए, इसके अगर जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे आयरन, फोलेट, B12 की हमने बात करी, तो उस केस में आप अपनी डाइट जो है वो इस तरह से करिए, वेल बैलेंस डाइट लीजिए। आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स हैं, कम से कम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जिससे आप खाएँ, जिससे कि आपकी बॉडी को डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले। आप अपनी बॉडी, आप दालें खूब अच्छे से खाइए, क्योंकि सब दालों में आयरन होता है। आप बल्कि एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप अगर नींबू निचोड़ दें या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन अगर आप अपनी दालों में डालें, तो आपकी जो ये आयरन कंटेंट जो दाल में है वो भी एब्जॉर्ब हो सकेगा। आप चाहे खाने के साथ लेमन वाटर भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा, तो दैट विटामिन सी भी बहुत हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन। ये तो मैं आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आइडियली आपकी डाइट शुड बी वेरी वेल बैलेंस्ड। अगर इन केस अगर आप वेजिटेरियन है, मेन क्वेश्चन आता है कि B12 जो है वेजिटेरियंस में बहुत कम होता है, आई अग्री। लेकिन ये है कि अगर आप दूध है, दही है, पनीर है, अगर आप रेगुलरली खाते हैं तो उसमें आपकी जो लेवल्स है वो काफ़ी मेंटेन रहेंगे। आप अगर नॉनवेज नहीं खाते कोई बात नहीं, आज की डेट में तो हमारे मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड विद B12, तो आप ऐसा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं ईटेबल, जो आपको फोर्टिफाई कर सके, इन्हांस कर सके B12 का न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में। ऑल टुगेदर इसके साथ साथ आप विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे हमारा ये आप मोदी केयर का सप्लीमेंट है वेल आयरन फॉलिक्स विद B12 सप्लीमेंट, इसमें स्पिनच और बीटरूट एक्सट्रैक्ट भी है। तो ये बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन काउंट को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो अगर हम गुड डाइट और सप्लीमेंट को कोलैबोरेट करते हैं, उसको टीम वर्क की तरह करते हैं,
तो आई एम श्योर कि हमारा जो रेड ब्लड सेल काउंट है और हीमोग्लोबिन काउंट है वो हमेशा अप टू द मार्क रहेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी न्यूट्रिशनल गैप्स होते हैं वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू डेफिनेटली हम ओवरकम कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आप अगर अपनी डाइट और सप्लीमेंट्स को प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आई एम श्योर कि हम बहुत ही आराम से अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि जो आप डाइट ले रहे हो उसमें ध्यान रखना है कि आयरन ज्यादा हो, और आपने जी। विटामिन सी का भी सोर्स बताया कि लेमन वगैरह डालोगे तो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। जी। फिर आपने बताया 4 फ्रूट्स लेने हैं, ये काफी सारी हरी सब्जियां, ये सब कुछ आपको लेना है। लेकिन अभी की जो फास्ट लाइफ है, और आपने बताया कि सप्लीमेंट्स भी जरूरी है, लेकिन अभी की जो फास्ट लाइफ है तो इतना खाना जो हम नॉर्मली खाना चाहिए वो खा नहीं सकते हैं, हम्म। बिकॉज ऑफ टाइम का इश्यू होता है। और नॉर्मल जैसे 4 फ्रूट्स, तो आज की तारीख में जैसे मैं भी फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, लेकिन 4 अलग अलग टाइप के तो मैं खा ही नहीं सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो खाओ। और मान लो कि खाते भी है तो ऐसे पेट बहुत भर जाता है, यानी कि पेट की भी डिमांड कम होती है, राइट। और तो जैसे आपने बताया कि सप्लीमेंट्स भी साथ में ले सकते हैं, राइट। जी। लेकिन कई सारी लेडीज का हम जब बताते हैं तो उनका ये होता है कि भी सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, वो दवाई है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, दवाई तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दवाई तो वो होती है जो आपके बॉडी में कुछ ऑल्टर कर दे। यानी कि जैसे आप सर दर्द हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपने दवाई ली, तो दवाई की मदद से आपका सर दर्द खत्म हो गया। ये कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन कर रहा है बॉडी में जिसकी वजह से आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं। कि अब जैसे जब आपने खाना खाया तो खाना, जैसे लेट्स से जैसे आप फ्रूट्स की ही बात कर रही हैं, हम जनरली जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, यानी जो रिकमेंडेड होता है एक अडल्ट को टू कंज्यूम फ्रूट्स, वो 3 to 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, प्लस डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो बॉडी में फ्री रेडिकल एक्टिविटी से हमें दूर रखती है, और उसके काफ़ी वेरियस बेनिफिट्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि भाई हेक्टिक लाइफस्टाइल है और आप जैसे 4 की बजाय 3 खा पा रही हैं, या आप उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रही हैं, बट आप समहाउ यू आर मैनेजिंग टू कंज्यूम। तो जो ये सप्लीमेंट्स आर हेल्पिंग यू आउट, यू दे आर होल्डिंग योर हैंड, वो हाथ पकड़ के आपको एक छोर पे लेके जा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, और आपको कोई भी सिम्टम जो है हार्मफुल सिम्टम का सामना ना करना पड़े। अब जैसे जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या होता है कि जितना भी हम डाइट लेते हैं, कभी कभार हम पूरी डाइट नहीं खा पाते हैं, तो हमें डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। पहले छोटी डेफिशिएंसीज होंगी जिसमें आपको सिम्टम्स नहीं महसूस करने को मिलेंगे, फिर ग्रेजुअली वो माइल्ड टू फिर वर्स हो जाता है। यानी कि वो इतना ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है कि फिर देन आप जितना भी कुछ खाएं फिर आपको सब सिम्टम्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे अभी हम एनीमिया की हम बात कर रहे थे, थकान होना, या फिर हमें चक्कर आना, कि हम ये सब महसूस करने के बाद हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राइट काइंड ऑफ डाइट लेंगे, यानी बैलेंस मील्स लेंगे अलॉन्ग विथ सप्लीमेंट्स, तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज नहीं होगी और किसी भी सिम्टम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स विल हेल्प इन ब्रिजिंग दैट। तो सप्लीमेंट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यस यस, आपने बहुत अच्छा बताया मैम। और मैंने देखा है कि कई सारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और कई सारे डॉक्टर्स भी अभी सप्लीमेंट्स कहते हैं कि आप सप्लीमेंट लीजिए। जैसे कि अभी मेरे यहाँ ऊपर एक एमडी रहते हैं, तो एक को मेरे यहाँ घर में एक डेंगू का प्रॉब्लम आ गया था। तो उन्होंने यही बताया कि आप सही से डाइट लीजिए, ऐसे कोई दवाई की अभी जरूरत नहीं है, कि आपको एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। आप मल्टीविटामिन लीजिए और अच्छा सा डाइट लीजिए, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। यानी कि वही है कि अगर हम सही तरीके से, अगर हमको सप्लीमेंट्स का भी नॉलेज है, तो अगर वो हिसाब से लेते हैं और खाना अच्छे तरीके से लेते हैं, दोनों का कोलेब्रेशन में, कंबाइन में हम लेते हैं, तो हमारी बिल्कुल। बॉडी हेल्दी ही रहती है। और जैसे आपने बताया कि मैम जो विटामिन सी होता है उसका भी बहुत रोल है, तो वो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि विटामिन सी क्या इम्पेक्ट करता है। देखिए, मेजरली जो आयरन है ये खाने से आता है। ये 2 फॉर्म में मिलता है आयरन हमारी बॉडी में, हीम एंड नॉन हीम। अब जो हीम है ये एनिमल मीट से हमें मिलता है, चाहे सी फूड कह लीजिए या फिर चिकन कह लीजिए या फिर रेड मीट कह लीजिए।
और एक नॉन हीम होता है जो हमें प्लांट फूड से मिलता है। सिंस विटामिन सी जो है, इसमें ये ऑब्जर्व करा गया है कि ये हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में जब जाता है, तो ये जो नॉन हीम है, जो प्लांट से हमें मिलते हैं आयरन, ये बॉडी में ये स्टोर कर लेता है इन इट्स फॉर्म, और फिर उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है और बहुत आराम से और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो विटामिन सी जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत इजीली प्लांट बेस्ड आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपकी दालें हैं, जैसे दालें हैं, उस अगर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयरन आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालते हैं, तो दैट एब्जॉर्ब्स, क्योंकि ये जितना भी नॉन हीम आयरन हमें अपने खाने से मिल रहा है, उसको वो बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। मैम मैंने ये भी सुना है कि कई सारे जो लेडीज होती है उनको डॉक्टर ने मना किया होता है कि आपको खट्टा नहीं खाना है, खट्टा खाने से उनको कुछ पेन्स वगैरह होते हैं, तो लेमन खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, उनकी कुछ ऐसी मेडिकल इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से उनको एडवाइस करा होगा। जनरली तो खा ही सकते हैं, अगर आप कोई एलर्जिक नहीं है, आप खट्टे से कोई आपको एलर्जी नहीं है, या सीज़नली आपको कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ सीज़न से गला बहुत जल्दी ख़राब होता है लोगों का। तो अगर ऐसी कोई आपको एलर्जीज़ नहीं है, या आपको इतने प्रोन नहीं हैं थ्रोट इन्फेक्शन के, या जो ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे सावर टेस्ट ट्रिगर भी करता है, तो अगर आप ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। तो ये सही है कि मान लो कि लेमन हम रोजाना नहीं खा सकते, या हर किसी में पता नहीं डाला है नहीं डाला है, एक विटामिन सी की टेबलेट ले ले तो अच्छे से हमारा प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। राइट, तो वो सही रहता है, वो भी सही रहता है। लेकिन फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है इसके साथ। बहुत जरूरी है। जी। मैं भी साइट्रस फ्रूट जो होता है, जैसे कि मौसम्बी हो गई, नारंगी हो गई, वो सारे फ्रूट्स हम लोग रेगुलर लेते ही है। जी। खट्टे होते हैं थोड़े, जो जितने जो खट्टे कलर्स, होते हैं। हाँ, जितने कलर्स आप ऐड करेंगे अपने डाइट में, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, सैलड्स हों, उतना हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उतना ही स्ट्रांग होगा। हमारे जो वेरियस बॉडी फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, उसमें आपको यू विल सी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आप कितना आपको हम अंदर शरीर के तो देख नहीं सकते, तो एटलीस्ट जितनी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आज मैं बहुत हेल्दी, कि एज इफ कि मैं बटरफ्लाई या बर्ड बन गई हूँ। सो दैट इज हाउ यू विल फील। Good diet will always make you feel as light, as good, as energetic as you can be. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने बहुत ही बेहतरीन नॉलेज हमको दिया है, हम वुमेन्स को, और ये काफी सारी जगह पे फैलने वाला है, ताकि काफी सारी वुमेन्स के अंदर ये अवेयरनेस आने वाली है। तो बहुत अच्छे से हमें आपने नॉलेज प्रोवाइड किया है। सो बहुत 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 Thank धन्यवाद you मैम। so much for inviting me. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। सो दोस्तों, आपने देखा अंशुप्रिया मैम ने हमको कितना अच्छे तरीके से बताया कि हम वुमेन्स को क्या करना चाहिए। राइट, हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों। भगवान ने हम लेडीज को बहुत प्यार से बनाया है, भगवान ने एक्स्ट्रा टाइम लिया है हमें लेडीज को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम दूसरे किसी को जन्म दे सकते हैं। पृथ्वी में ये पृथ्वी पूरी जो चल रही है वो हमसे ही चल रही है। तो हमें हमारा ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी हमेशा पहले सबका ध्यान रखती, फिर खुद का, यानी कि खुद का इतना तो कुछ ध्यान रखती ही नहीं है। और सारे प्रॉब्लम्स जब लेडीज को होते हैं तो उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। लेडीज सबका ध्यान रखती है, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम होती है तो उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी लेडीज को कि सबसे पहले आप अपने आप को सही कीजिए। अगर आप शक्तिशाली हो, आप एकदम हेल्दी हो, तो आप अपने पूरे फैमिली को भी हेल्दी कर सकते हो, है ना? सो मैं ये बताना चाहूंगी कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया। राइट, हमें भी काफी सारी अलग अलग शौक होते हैं, और वो जो भी शौक है वो मोदी के थ्रू पूरे हो सकते हैं, है ना? कि मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेडीज के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और हमारे समीर मोदी जी भी वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि वुमेन्स आगे होनी चाहिए, वुमेन्स से ही सारी दुनिया है, और वुमेन्स के अंदर पावर है।
राइट। तो हमें इसको प्रूव करना है, सिर्फ घर में ही नहीं बैठना है, बाहर निकलना है। काफी सारी, जैसे मेरे बारे में अगर बात करूँ तो दोस्तों, मुझे इतनी कोई खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी थी, मुझे कुछ ना कुछ करना था, आगे बढ़ना था, सिर्फ घर में बैठे नहीं रहना था। क्योंकि सिर्फ घर में बैठते हैं तो हमारा दायरा बस वही रहता है, हमें कुछ और नॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन चाहे भले आप मोदी के पैसों के लिए ना करो, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। तो मैं सारी लेडीज को बताऊंगी कि आप ये बिजनेस कीजिए, और इसकी जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है उसको आप अटेंड कीजिए, ताकि आपको काफी सारा नॉलेज मिल सकता है। हमारे यहाँ काफी सारी हेल्थ के रिगार्डिंग काफी सारी जूम पे भी ट्रेनिंग होती है, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, हम लोग क्लासरूम में भी अलग अलग सेमिनार्स भी करते हैं, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और साथ में हमारे घर को हेल्दी भी बना सकते हैं। क्योंकि मोदी केयर में सिर्फ एक चीज नहीं है पैसा, मोदी केयर सब कुछ है, पूरा पैकेज है, सब कुछ उसके अंदर है। आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, नेम फेम क्या चाहिए, सब कुछ ये बिजनेस से मिल सकता है। सो अभी मैं आज का ये जो टॉक शो है उसको एंड करती हूँ। सब लोगों को थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड मुदिगर मॉर्निंग।